दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम एकेडमी में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आज का जो क्लासेस है, हम लोग इस क्लास पे बात करेंगे क्लास 12 का, जो हमारा हिस्ट्री का सेशन चल रहा था और वो चैप्टर था राजा, किसान और नगर। तो हम लोगों ने इस टॉपिक पे, जो हमारा पिछला क्लास था, उस क्लास पे हम लोगों ने बात किया था कि बदलता हुआ देहात। तो उसमें हम लोगों ने राजा की छवि के बारे में देखा था, यानी कि जनता में राजा की छवि कैसी होती है। यानी कि अगर एक जनता के बीच में अगर एक ऐसा अयोग्य शासक आ जाता है तो उससे जनता के जीवन में क्या प्रभाव होता है, हम लोगों ने उसके बारे में देखा। साथ में अगर अयोग्य शासक है तो उस अयोग्य शासक अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, या जो अपना जो पूरा राजस्व का जो खजाना है उसको भरने के लिए वो क्या करता है कि करों में वृद्धि करता है, और उस करों की जो पूरी लगान होती है उसको वो जनता से लेता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित जो लोग होते हैं वो ग्रामीण इलाकों के लोग होते हैं, यानी कि देहात वाले लोग होते हैं। उनमें विशेषकर कृषक समाज के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो वो लोगों से कर को लेना और कर में वृद्धि कर देना, तो उससे उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है। या तो वो कर को चुकाते हैं या तो वो कर को नहीं चुकाते हैं। तो अगर वो कर को नहीं चुकाना चाहते हैं तो उनको अपना जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको छोड़ के जाना पड़ता है और उनको दूसरे किसी क्षेत्र में अपना घर बनाना पड़ता है, बसाना पड़ता है। तो यह सबसे कठिन रास्ता था। लेकिन दूसरा जो रास्ता था वो क्या था, अपने उपज में वृद्धि करना। यानी कि आप जिस भी फसल की उपज कर रहे हो उस फसल में क्या कर देना, वृद्धि करना। यह दूसरा रास्ता था किनके पास, तो जो लोग देहात में होते थे। तो उपज बढ़ाने के तरीकों में भी हम लोगों ने देखा था कि एक तो हल का प्रमाण मिला है, यानी कि फाल वाले हल के उपयोग से लोगों ने क्या किया, अपनी उपज को बढ़ाने का काम किया। और दूसरा हम लोगों ने देखा था वो क्या था, नहर, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि सिंचाई को अपने काम में लाने से। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि उपज में वृद्धि हुआ। तो जैसे ही उपज में वृद्धि हुआ तो उससे ग्रामीण समाज में जो भिन्नताएं थी वो प्रकट होना शुरू हुआ। क्योंकि यह देखोगे कि जैसे ही खेती में नए नए तरीकों से जिस तरह से उपज में वृद्धि हुई तो उसका जो फायदा है, यानी कि उपज का जो फायदा है वो कैसा था, वो असमान हुआ। और इसी असमानता के कारण ग्रामीण समाज में बहुत तरह का भिन्नताएं आपको देखने को मिलता है। तो आखिर हम बात करें कि ये जो फायदा है वो असमान होने का रीजन क्या है, तो किसी क्षेत्र में देख लो या किसी भी आप क्षेत्र पे देखोगे तो वहां जितने भी लोग निवास करते हैं उनकी संख्या में तो डिफरेंस होते हैं, साथ में वो लोगों की जमीन में डिफरेंस होते हैं। अगर किसी के पास ज्यादा जमीन है तो जाहिर सी बात है कि उसको कृषि उपज का फायदा ज्यादा मिलेगा, किसी के पास कम है तो उससे कम मिलेगा, और किसी के पास अगर भूमि नहीं है तो कृषि के उपज का फायदा उसको बहुत कम होगा। तो उसी तरह का अगर मैं बात करूं कि ग्रामीण समाज में भिन्नताएं आई तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या था कि कृषि की उपज के तकनीकों में वृद्धि हुआ और कृषि की उपज में वृद्धि आई। तो कारण क्या था कि वहां की जो समाज में वो भिन्नताएं थी। तो पहला अगर मैं देखूं तो सबसे कम का मैं बात करूं तो जो भूमिहीन जो खेतीहर किसान थे, यानी कि जिसके पास भूमि नहीं होता था, वो दूसरे के जमीन में काम कर रहा है, तो अगर कर बढ़ा तो जाहिर सी बात है कि इनके पास तो जमीन नहीं है, तो वृद्धि हो या ना हो इनको किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता था। लेकिन जो छोटे किसान हैं और जो बड़े जमींदार हैं इनको बहुत तरह का फायदा होता था अगर उपज में बढ़ाए तो, क्योंकि ये लोग अपने कर को चुका पाते थे। लेकिन ये जो भूमिहीन जो खेतीहर किसान है इनको किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता है। तो हम लोगों ने देखा कि अगर ग्रामीण समाज में भिन्नताएं थी तो उसका मेन रीजन क्या था कि जो पूरा समाज है, अगर मैं बोलूं ग्रामीण समाज या कृषक समाज, तो किस किस रूप में बटा हुआ था कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास जमीन नहीं थी, वो दूसरे के खेत में जाके काम करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास थोड़ा बहुत जमीन था और कुछ लोग ऐसे होते थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन था। तो अगर फायदा का मैं बात करूं तो जो बड़े जमींदार होते हैं उनको ज्यादा फायदा होता था, ये छोटे किसान होते हैं इनसे थोड़ा कम होता था, और भूमिहीन खेतीहर किसानों को एकदम होता ही नहीं था। तो इसीलिए जो वृद्धि हुई फसल में उसके कारण समाज में असमानताएं देखने को मिली। तो अब बात आता है कि सर असमानताएं तो हमें देखने को मिली, तो इसका प्रमाण मेरे को बताइए। तो ये जो भूमि का जो बंटवारा आप लोगों ने देखा था खेतीहर भूमि किसान में या छोटे किसान में या बड़े किसानों में, तो इसका एक साक्ष्य मिलता है, बौद्ध कथाओं में एक साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो बौद्ध कथा उस समय पाली भाषा में लिखी जाती थी, मैंने आपको बताया पहले।
और इस पाली भाषा के जो बौद्ध ग्रंथ की जो कथाएं थी उसमें एक शब्द का प्रयोग हुआ है। वो शब्द क्या था? गहपति। क्या था? गहपति। तो अगर हम बात करें तो गहपति क्या होता है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि वृद्धि की जो उपज के कारण क्या हुआ, ग्रामीण समाज में भिन्नताएं आई और वो ज्यादा मात्रा में देखने को मिला। तो हम लोग एक शब्द है, अब हम लोग साक्ष्य का बात कर रहे हैं, प्रमाण का बात कर रहे हैं, तो बौद्ध ग्रंथ में एक साक्ष्य मिला है, गहपति नाम का एक साक्ष्य मिला है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो गहपति जो होता है वो अपने परिवार का मुखिया हुआ करता था। क्या होता था? अपने परिवार का वो मुखिया हुआ करता था। और आपको पता है कि आपके घर की जो मुखिया है, यानी कि मैं बोल सकता हूं आपके दादाजी या आपके पापा, तो वो क्या करते हैं कि परिवार में जितनी भी औरतें रह रही होंगे या जितने भी आपके भाई बहन है या फिर जितने लोग सेवक आपके घर में काम करते होंगे, सबका वो क्या करते हैं? नियंत्रण करता है कि स्त्रियों को क्या काम करना है, बच्चों को क्या काम करना है, पुरुषों को क्या काम करना है, वो सारा देखने को कौन करता है? तो आपके दादाजी, आपके पापा जो घर के मुखिया होते हैं। तो उसी तरह गहपति जो होते हैं वो अपने परिवार का तो मुखिया होता ही है, साथ में परिवार में जो लोग रहते हैं, चाहे स्त्री रहे, बच्चे रहे या सेवक रहे, तो उनका भी देखरेख करने का काम या उन पे नियंत्रण करने का काम कौन करता था? तो गहपति करता था। ठीक है। अब साथ में ये तो नियंत्रण का तो काम था, साथ में घर से जुड़े जितने भी विवाद होते थे, यानी मैं बोल सकता हूं कि जमीन का, आपका जितना जमीन है या आपने जितने पशु पाल के रखी है या आपके घर में अन्य सारी जो भी दूसरी वस्तुएं हैं, तो उनका भी स्वामी कौन होता था? तो गहपति, या मैं बोल सकता हूं कि उस घर का मुखिया होता था। तो बौद्ध ग्रंथों में गहपति का बहुत ज्यादा तरह से उल्लेख है। उन्होंने बताया था कि ग्रामीण समाज में गहपति नाम का व्यक्ति होता था जो पूरे समाज को चलाने का काम करता था। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार गहपति क्या होता था? या तो वो बड़े जमींदार होता था, या मैं बोल सकता हूं कि ग्राम का क्या होता था? वो प्रधान होता था। अब देख लो, जाहिर सी बात है कि तब के युग में जब राजा महाराजाएं हुआ करती थी, तो तब एक रीजन था कि ऐसे लोग जो लोग ज्यादा पावरफुल हैं, तो उस समय ज्यादा पावरफुल कौन इंसान होता था? जिसके पास ज्यादा धन दौलत हो। और तब धन और दौलत के नाम पे बस जमीन था, तो जिसके पास ज्यादा जमीन होगा वही क्या होता था? गांव का मालिक होता था या गांव का प्रधान होता था। तो गहपति जो होते थे ये खासकर बड़े जमींदार होते थे, ये हम लोग बोल सकते हैं कि इनको हम लोग गांव के प्रधान यानी कि उसके मुखिया भी हम लोग इसको मानते थे कि इनको गहपति। तो ये किसके अनुसार है? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो पूरा जो बंटवारा था ग्रामीण समाज में, तो ये बंटवारा जो था वो बिना भूमि वाला, कुछ भूमि वाला और ज्यादा भूमि वाले लोग में बटा था। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं उपज में जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ तो वो उन गहपतियों का हुआ जो गहपति क्या होते थे? ग्राम के प्रधान होते थे, क्योंकि इनको ज्यादा मात्रा में इनके पास जमीन था। तो अब आप अगर देखोगे, अगर मैं इन गहपतियों का बात करूं तो इनका जो पद होता था, या मैं बोल सकता हूं कि ग्राम के जो प्रधान होते उनका जो पद होता था वो कैसा होता था? वो वंशानुगत होता था। कैसा होता था? वो वंशानुगत होता था। तो इसी कारण से इनके पास जो संपत्ति थी या इनका जो खजाना होता था, यह जाहिर सी बात है कि ज्यादा मात्रा में जो भूमिहीन किसान है और जो छोटे किसान है उनके हिसाब से इनके पास ज्यादा होता था। और इन्हीं के कारण से क्या होता था कि ग्रामीण समाज में भिन्नताएं देखने को मिली थी। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये जो साक्ष्य है और कहीं आपको देखने को मिला, तो केवल हम लोग बौद्ध ग्रंथ से ही नहीं बोलेंगे, इनका जो साक्ष्य है यानी कि हम लोग बोलेंगे ये जो गहपति नाम का जो व्यक्ति होता था ये बड़े जमींदार होता था, या तो फिर ये लोग ग्राम के प्रधान होते हैं। इसका जो साक्ष्य है ये ज्यादातर आपको तमिल में लिखा हुआ एक संगम साहित्य है। क्या है? तमिल में लिखा हुआ एक संगम साहित्य है, जिसमें गहपति के बारे में या ग्राम के प्रधान के वंशानुगत पद के बारे में या ग्राम प्रधान के बारे में ज्यादातर व्याख्या किया गया है कि ग्राम में एक व्यक्ति होता था जो ग्राम का प्रधान होता था, और ग्राम में मिलने वाली सारी वस्तुएं, यहां तक कि वहां की औरतें, बच्चे, पुरुष, उनका भी नियंत्रण कौन करता था? तो वो गहपति यानी कि मैं बोल सकता हूं ग्राम का प्रधान किया करता था। तो इसका साक्ष्य तमिल का जो संगम साहित्य है उसमें मिला है। तो इसमें ये जो संगम साहित्य है इसमें केवल गहपति का नहीं लेकिन ऐसे और कई समुदायों का वर्णन मिला है जिसमें यह गहपति नाम का व्यक्ति होता था। साथ में मैं बोल सकता हूं कि भूमिहर खेतिहर किसान का वर्णन किया गया है, बहुत जगह छोटे किसानों का उल्लेख किया गया है, और ये जो समाज में भिन्नता है उसके बारे में भी ये तो तमिल संगम नाम की जो साहित्य है इसमें ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब इसी जो संगम साहित्य जो है, या मैं बोल सकता हूं तमिल का जो संगम साहित्य है, इसमें ये बेलियार का एक बड़े जमींदार है। क्या मैं बात कर रहा हूं कि बेलियार का एक बड़े जमींदार
का उल्लेख है, साथ में हलवाहा या मैं बोल सकता हूं उसको उलवर बोला जाता है, ठीक है ना, तो उसका भी उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। साथ में दास का भी यहाँ पे उल्लेख आपको देखने को मिला है कि इसमें संगम साहित्य जो है और तमिल का उसमें आपको देखने को मिला है, ठीक है। अब इन्हीं के आधार पे, इन्हीं भूमि के आधार पे मैं बोल सकता हूं कि ये जितने भी तरह के भूमि आप देखने को मिला कि ये जो भूमि में जो बंटवारा था, किसी के पास भूमि नहीं था, किसी के पास थोड़ा भूमि है, किसी के पास बहुत ज्यादा भूमि है, तो यही भूमि का जो असमान वितरण है ये होने का रीजन क्या था कि उनके स्वामी के आधार पे, क्योंकि जिसके पास ज्यादा भूमि है वो ज्यादा मात्रा में संपत्ति को अर्जित करेगा और अपने आप को ज्यादा एस्टेब्लिश कर लेगा और राजा बन जाएगा, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि ग्रामीण समाज में भिन्नताएं के क्या कारण थे, तो आप यहां से यहां तक लिख दोगे तो आपका वो सही हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका आता है। साथ में हम लोग देखेंगे कि इसी का एक और टॉपिक है कि भूदान की जो परंपराएं चल रही थी कि हम किन साक्ष्यों से हम लोग बोल सकते हैं कि प्रथम शताब्दी में या फिर बोल सकते हैं जब अशोक का शासन चल रहा था तो उस समय भूमि दान मिला है या भूमि दान दी जाती थी, इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले जानिएगा कि भूदान की जो साक्ष्य जो है वो कब से मिला है, यानी कि जब भूमि दान का साक्ष्य को खोजा गया तो वो जो साक्ष्य था वो जब हम लोग प्रारंभिक ईस्वी जो बोलते हैं हम लोग, वहां से लेकर ये 17वीं शताब्दी तक के बीच में बहुत तरह के भूमिदान का प्रमाण आपको देखने को मिला है, यानी कि तब भी भूमिदान किया जाता था, लोग अपने संपत्ति का दान करते थे। तो अगर हमें बात करें तो इनका जितना भी साक्ष्य है वो ज्यादातर आपको पाषाण अभिलेखों में मिला है, यानी कि पत्थरों के जितने भी अभिलेख है उनमें मिला है, और साथ में अधिकतर जो है वो ताम्र पत्रों पर मिला है। तो पाषाण जो अभिलेख होते हैं उनमें क्या होता था कि जो जमीन है वहीं पे उस पाषाण को गाड़ दिया जाता था कि ये मैंने फलना आदमी को दिया है या फलना ब्राह्मण को दिया है या मैंने फलना जो है वो मैं बोल सकता हूं संस्था को दिया है, तो वहां पे गाड़ दिया जाता था। और जो ताम्र पत्र होते थे वो उस व्यक्ति को दिया जाता था जिसने जमीन को लिया है। जैसे कि मैंने अगर किसी को जमीन दान किया है तो मैंने ताम्रपत्र पर लिख दिया कि ये जो जमीन है इतना एकड़ का या इतना डिसमिल का, वो जमीन आज से इसका हो गया। तो किसी तरह का एक आधिकारिक पत्र जो होता है वो ताम्रपत्र के रूप में दिया जाता था। तो अगर हम लोग बात करें भूमि दान के जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो सामान्य रूप से ज्यादातर जो है वो धार्मिक संस्थाओं या मैं बोल सकता हूं कि ब्राह्मणों को प्रदान किया जाता था उस समय, यानी कि जब प्रथम शताब्दी या प्रारंभिक शताब्दी की शुरुआत थी उस समय जितने भी तरह के जो भूमिदान हुए हैं उनमें ज्यादातर जो भूमिदान है वो आपको किन को देने को दिया हुआ देखने को मिलेगा, तो जो भी धार्मिक जो संस्थाएं थी उनको और जो ब्राह्मण होते थे उनको ज्यादा मात्रा में भूमि का दान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो आखिर जितने भी हम अभिलेख का बात किए, ये जो पाषाण अभिलेख का बात किया, जो ताम्र अभिलेख का बात किए, तो ये सारे जो अभिलेख हैं ये ज्यादातर संस्कृत भाषा में, तेलुगु भाषा में और तमिल भाषा में और तेलुगु भाषा में ज्यादातर लिखी गई थी। क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो पाषाण अभिलेख है या जो ताम्र अभिलेख है ये किन भाषाओं में लिखी गई थी, तो आप बोल सकते हो कि संस्कृत भाषा में, तमिल भाषा में और तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। अगर हम लोग बात करेंगे कि सर आपने तो बस बता दिया कि भूमिदान होता था, तो आप मेरे को एक ठोस प्रमाण दो। तो अगर मैं एक ठोस प्रमाण का बात करूं तो आप एक ठोस प्रमाण का बात करो तो आपके बुक में एक प्रभावती नाम की राजकुमारी है, जो राजकुमारी किसकी बेटी थी, तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्री थी। किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्री थी। और इनका जो विवाह है वो दक्कन पठार के जो राजा है, क्या नाम था, वकाटक, क्या नाम था, वकाटक, यानी कि जैसे गुप्त परिवार होता है उसी तरह वकाटक परिवार में हुआ था, ठीक है। और ये जो परिवार था ऐसा नहीं कि ये लोग ब्राह्मण था, ये लोग एक शासक वंश का आदमी लोग था, यानी कि इनके दादा बाप या जो भी कुछ बोल सकते हो वो लोग सब शासन कर रहे होते थे। तो पहले जो था, या मैं बोल सकता हूं कि पहले औरतों को भूमि दान नहीं दिया जाता था, लेकिन जब वकाटक में किनकी प्रभावती का शादी हुआ जो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, तो उस समय ये वकाटक परिवार में शामिल होती हैं और किसी कारण से जो वकाटक जो परिवार होता है उनके हर एक पुरुषों की मृत्यु हो जाती है। और उस समय जो प्रभावती जो होती है वो जो दक्कन पठार का जो पूरा क्षेत्र है उसमें वो राज करती है। और उसी समय चंद्रगुप्त क्या करता है कि अपना भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा क्या करता है कि अपनी बेटी को दान में दे देता है। और उसके बारे में भी उसने लिखा था अपने ताम्रपत्र पे या पाषाण पे कि मैं इतना जमीन जो है वो मैं अपने बेटी को, अपने पुत्री को दान देता हूं, ठीक है। तो उस तरह का एक प्रमाण जो है आपको वो देखने को मिलेगा, किसमें, आपको अशोक के शासक में, ठीक है।
तो अगर हम लोग बात करें कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि सर जो दान में दी गई भूमि होती है, क्या मैंने बोला कि जो दान में दी गई भूमि होती है क्या उनका जो माप होता है वो क्या बराबर होता है क्या? क्योंकि आपके पास तो क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए कि मैंने श्याम को जो भूमि दिया और मैंने जो राम को भूमि दिया, क्या सर वो दोनों का माप एक जैसा होगा क्या? तो ऐसा नहीं था। जितने भी आप भूमि के माप देखोगे उनमें बहुत तरह का अंतर आपको देखने को मिला था। जो भूमि होते थे या तो वो छोटे टुकड़े होते थे या कुछ क्षेत्र जो होता है वो बहुत बड़ा इलाका होता था, दे दिया जाता था। अभी आप देखोगे कि जब अशोक चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब प्रभावती को अपना भूमि दान किया तो एक बहुत बड़ा जो गांव था या बहुत बड़ा एक इलाका था वो अपने बेटी को कर दिया। लेकिन आप ऐसे छोटे छोटे बहुत से इलाके देखोगे जिसमें से छोटा छोटा इलाका कि मान लो कि एक ब्राह्मण पूजा करने के लिए आया, उसको बोला कि मेरा ये खेत है, आपका हो गया। ऐसा तरह का बहुत तरह के दास थे जिनको बड़ा बड़ा भूमि आपको दे दिया करता था। तो भूमि के जो माप है वो असमान था, किसी को छोटा टुकड़ा मिल जाता था, किसी को बड़ा टुकड़ा मिल जाता था। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जो भूदान का जो इतिहास, जैसे भूमिदान कोई इंसान कर रहा है तो जैसे कि अशोक ने मान लो या चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बेटे को भूमि दान दिया, ठीक है, या उस समय भूमिदान की प्रथाएं चल रही थी, तो उससे इतिहासकारों का क्या विचार था कि भूमिदान की प्रथा क्यों किया जाता है या लोग भूमिदान क्यों करते हैं? यह सबसे बड़ा एक टॉपिक था पूरे टॉपिक का कि आखिर जो भूमिदान होता है उस भूमिदान को लोग क्यों करते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि भूमिदान को करने का जो विभेद था वो इतिहासकारों में बहुत अलग अलग था। तो कुछ इतिहासकारों का मानना था कि भूमिदान राजवंश द्वारा किसको किया जाता है, तो कृषकों को किया जाता है। और उसका सबसे बड़ा मेन रीजन है कि अगर हम लोग किसी कृषक को अगर हम लोग भूमि दे देते हैं तो वो क्या करेगा कि उसको कृषि करने के लिए वो प्रोत्साहन होगा और उससे जो हमारी जो खजाने हैं, जब हम लोग कृषि में वृद्धि करेंगे तो हमको बहुत तरह का खजाना मिलेगा और हमको बहुत तरह के धान, अन्न और चावल, अनाज जो भी कुछ होता है हमको मिलेगा। तो बहुत से इतिहासकारों का क्या मानना था कि भूमि जो होता है वो राजवंश कृषकों को देते हैं ताकि वो कृषि के क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन होंगे और वो कृषि को क्या करेंगे, ज्यादा मात्रा में करेंगे। लेकिन ऐसे ही कुछ इतिहासकार था, उनका मानना था कि ऐसा नहीं होता है, शासक कमजोर होता है इसीलिए वो भूमिदान करता है। उसने क्या बोला, बहुत सारे इतिहासकारों ने, कि शासक क्या होता है, कमजोर होता है, इसीलिए वो क्या करता है, भूमिदान करता है। बोलने का मतलब है कि एक जैसा शासक होता है तो शासक के नीचे सामंत होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो अगर शासक जो सामंत होते हैं वो शासक से जब मजबूत हो जाता था तो शासक अपने बड़प्पन को दिखाने के लिए कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, तो इसके लिए वो क्या करते थे, अपने भूमि का उसको दान दे देते थे और बोलते थे कि तुम मेरे अंडर में ही क्या करोगे, काम करोगे। तो पहला क्या था कि राजा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भूमि दान करते थे, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वो कमजोर होता था और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो क्या करता था, भूमि का दान क्या करता था। तो यहां से हमको क्या पता चला कि ग्रामीण समाज में भिन्नताओं का क्या कारण है। साथ में हम लोगों ने देखा कि भूमिदान की जो प्रक्रिया है उसमें प्रमाण क्या था, उसमें से एक ठोस प्रमाण हम लोगों ने देखा, और भूमिदान की जो माप होती थी हम लोगों ने उसके बारे में देखा, और इतिहासकारों का जो मत होता है हम लोगों ने वो देखा, ठीक है। तो एक छोटा मोटा टॉपिक था, ठीक है ना। इससे आपको मैं बोलूंगा क्वेश्चन जो है वो 60% आने के चांसेस है। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन कभी कभार पूछ दिया जाता है कि ग्रामीण समाज में भिन्नता, देहातों में ग्रामीण समाज के में भिन्नताओं का क्या कारण था। तो आप लोग लिख सकते हो भूमिदान का उल्लेख करें, ठीक है, या फिर बोल देगा कि प्रारंभिक सदी से 17वीं शताब्दी तक के बीच में भूमिदान का प्रमाण दे या उल्लेख करे। तो आप आराम से ये लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। लगा है तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लेना है, और साथ में बताना है अपने दोस्तों को कि यहाँ पे जो बेसिकली जो क्लासेस होती है वो रेगुलर होती है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।